नमस्कार, राजकाज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के मंत्रालय से जुड़ी खास खबरें, पर्दे के पीछे की बातें और कितने बड़े और किस अधिकारी से जुड़े फैसले हुए, इन सब पर हम डालते हैं नजर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की राजकाज की बात। और चलिए राजकाज की बात में हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी का, और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी भी। आप दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश को आखिरकार अपना नया मुख्य सचिव मिल गया। जी हाँ, अनुराग जैन मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव होंगे और अगस्त 2025 तक इस पद पे रहेंगे। आपको बताएं कि कई नाम थे इस रेस में, जिनको पीछे छोड़ते हुए 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को ही इस पद के लिए चुना गया है। और मौजूदा मुख्य सचिव वीरा राणा का जो सर्विस एक्सटेंशन 30 सितंबर को खत्म हो रहा था, तो यह तय था कि नया मुख्य सचिव अब मिलना ही है। ऐसे में जो तमाम नाम सुर्खियों में थे, चर्चा में थे, उन सबसे इतर अनुराग जैन जो हैं आखिरकार फाइनल हुए हैं। और अपने बैच के 5 अधिकारियों में भी वो सबसे सीनियर है, ये खास बात उनके साथ जुड़ी है। तो केंद्र में जो फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर गए थे, अब मध्य प्रदेश लौटेंगे अनुराग जैन। तो कितनी बड़ी खबर और किस तरह से अनुराग जैन का चयन हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रवि जी, क्या खास वजह रही कि आखिरकार अनुराग जैन के नाम पर ही मुहर लगाई गई? देखिए दीपेश, सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि वीरा राणा आज वीरा राणा के रिटायरमेंट के बाद निश्चित तौर पर अनुराग जैन जो है सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है मध्य प्रदेश कैडर में। तो जाहिर बात है कि अगर उन्हें ये स्थान मिला है तो एक तो वरिष्ठता के नाते, दूसरा उनका जो बेदाग छवि है और एक जो लंबा अनुभव है उनके प्रशासनिक कामकाज का, चाहे वो मध्य प्रदेश में रहे हों या पीएमओ में रहे हों या केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्रालय में रहे हों। तो जाहिर बात है कि उनका जो अनुभव है उसको देखते हुए, उनकी बेदाग छवि को देखते हुए, जो एक तरीके से उनकी कर्तव्य निष्ठा है, ईमानदार अधिकारी हैं, उन तमाम गुणों को देखते हुए, उनकी जो उपलब्धियां, मतलब शानदार एकेडमिक करियर को देखते हुए उन्हें ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का दायित्व सौंपा गया है। और अब देखिए कि निश्चित तौर पर इससे मध्य प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रसन्नता की लहर है कि एक ईमानदार कर्मठ अधिकारी उनका मुखिया होगा। और जाहिर बात है कि अगर इस तरह के अधिकारी जब शीर्षस्थ पद पर होते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें प्रशासनिक कामकाज में तो कसावट आती ही है, साथ में जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं उन्हें भी तेज गति मिल जाती है। तो स्वाभाविक तौर पर अनुराग जैन का नाम उसी के लिए जाना भी जाता है, क्योंकि जब वो मध्य प्रदेश यानी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले मध्य प्रदेश में लंबे समय तक पदस्थ रहे, कलेक्टर भोपाल भी रहे, मंत्रालय में सचिव रहे, मुख्यमंत्री सचिवालय में रहे, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार पदों पर रहे। अभी जब 2019 में केंद्र से वापस लौटे थे तो कमलनाथ सरकार के समय उन्हें वित्त विभाग का दायित्व सौंपा गया था, यानी वित्त प्रबंधन के वो बड़े अच्छे जानकार माने जाते हैं। और ऐसी स्थिति में कि जब मध्य प्रदेश में इस समय आर्थिक स्थिति को लेकर निश्चित तौर पर एक कड़े प्रबंधन की ज़रूरत है, एक कुशल प्रबंधन की ज़रूरत है, ऐसे समय में प्रदेश का मुखिया, प्रशासनिक मुखिया बनाए जाना उन्हें निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण और बहुत सराहनीय फैसला कहा जा सकता है। दीपेश, बिल्कुल महेंद्र जी, आपकी टिप्पणी। कई नाम थे चर्चा में और कुछ का बिल्कुल तय माना जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद केंद्र में जो अनुराग जैन हैं वो अब मध्य प्रदेश लौट रहे हैं और कहें कि प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। निश्चित तौर से दीपेश, ये एक बहुत चौंकाने वाला नाम तो हम कह सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों में। हालांकि ये कोई ऐसा नया नाम नहीं है, क्योंकि पहले भी जब इकबाल सिंह बैस सीएस मध्य प्रदेश थे और उनका जो कार्यकाल पूरा हुआ था, तब भी अनुराग जैन जी का नाम चला था और तब माना जा रहा था कि ये इनकी ताजपोशी तय है। लेकिन उस समय फिर देखिए इकबाल सिंह बैस जी को फिर एक्सटेंशन मिला, लेकिन उसके बाद फिर चर्चा चली तो फिर वीरा राणा मुख्य सचिव बनी। लेकिन अब जब वीरा राणा को एक्सटेंशन मिलने के बाद जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो ये माना जा रहा था कि अब
जो डॉक्टर राजेश राजौरा हैं वो शायद ये जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि जो मंत्रालय में जिस तरीके की गतिविधियां हुई कि डॉक्टर राजेश राजौरा को एसीएस और मुख्यमंत्री के सचिवालय में पूरा दारोमदार दिया गया, तो मुख्यमंत्री की कोर टीम में वो लीड कर रहे थे, अपने जो सीनियर अधिकारी उनको सुपरसीड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल तय था लगभग कि, और उनको तो बधाइयां भी मिल गई थी मंत्रालय के अधिकारियों ने, लेकिन अचानक से अनुराग जैन का नाम आना, और निश्चित तौर से ये एक चौंकाने वाला नाम था इस समय की हालात और परिस्थितियों में। लेकिन फिर भी देखिए जो हवाले दिए गए थे, जैसे यूपीएससी ने नाम मांगे थे, 3 पैनल मांगे थे, तो इनके बैच के 1989 ही बैच के देखिए जैन कंसोटिया थे, मोहम्मद सुलेमान, एसएन मिश्रा, ये 3-4 अधिकारियों के नाम ऐसे थे कि जो बन सकते हैं जो मुख्य सचिव। लेकिन चूंकि डॉक्टर राजेश राजौरा इनसे जूनियर थे, जो 1991-90 बैच के, तो आईएएस, तो उनको लगता था कि ये इनको सुपरसीड करके निकल जाएंगे और ये मुख्य सचिव होंगे। पर हालात वही कि देखिए फिर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर अनुराग जैन जी हैं, और निश्चित तौर से एक बड़े अहम पदों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मोदी की कोर टीम में भी रहे वो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में उनकी मौजूदगी ये अपने आप में साबित करती है कि नितिन गडकरी जैसे जो मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मिनिस्टर, उनके साथ और कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय कितना विकास, देश में यदि किसी के विकास के नाम की चर्चा होती है तो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की होती है। तो ऐसे में अनुराग जैन जी की छवि बेहद निष्पक्ष अधिकारी की रही है, ईमानदार अधिकारी की रही है। तो निश्चित तौर से मंत्रालय में एक अलग टाइप की जो करंट दौड़ा है कि एक सीनियर, और सबसे बड़ी अहम बात है कि बहुत ईमानदार कर्मठ अधिकारी को ये दायित्व मिला है, तो बाकी के अधिकारी खुश हैं। पर थोड़ा सा मायूसी एक दूसरे भी खेमे में है कि डॉक्टर राजेश राजौरा को जो लोग चाहते थे कि इनका तो लगभग अब सिर्फ आदेश ही निकलना है, लेकिन आदेश तो निकला नहीं। आदेश के बाद जिसका आदेश निकला उससे थोड़ा बहुत मायूसी, पर निश्चित तौर से एक बड़ा निर्णय सरकार का है, और अब सरकार का है। इससे ठीक पहले देखिए 2 कवायद भी हुई, आदेश जब ये जारी हुई बात, तब 2 चीजें महत्वपूर्ण हुई। एक तो झारखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जाना था, उससे ठीक पहले जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनसे उनकी मुलाकात होती है। अब उनसे मुलाकात के मायने क्या है क्या नहीं है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि झारखंड के वो प्रभारी हैं और यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। तो यहाँ जब मुख्यमंत्री रहे हैं तो अनुराग जैन जी उनके बहुत जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं, और सरकारी योजनाओं हो या पंचायतों का जो है 2 बार सचिव रहे, 2 बार सचिव भी रहे, तो निश्चित तौर से ये एक बड़ी बात है। और सरकारी योजनाओं को अमल में लाने, और जो किसान पंचायत, महिला पंचायत और बाकी की जिस सारे जो कॉन्सेप्ट बनाने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। तो ऐसे में ये मुलाकात भी कई मायने में अहम हो जाती है। लेकिन अब चर्चा क्या हुई, देखिए ये तो अंदर की बात है, लेकिन अंदर की बात कुछ भी हो, बाहर जो आती है बात, उससे सुर्खियां तो बनता है जो पूरा मामला है। तो ऐसे में जो आईएएस अनुराग जैन को यहाँ पर यदि मुख्य सचिव का दारोमदार मिला है, तो निश्चित तौर से ये बहुत प्रशासनिक अमले में बहुत खुशी की बात है कि एक ईमानदार अधिकारी अब जिम्मेदारी संभालेंगे मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया की। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि एक सस्पेंस खत्म हुआ है, और अब अनुराग जैन के नाम पर जो मुहर लगी, उसके बाद मध्य प्रदेश को अपना 35वां नया सीएस मिल चुका है, और कहें कि वरिष्ठता का इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान भी रखा गया, जिससे एक अच्छा संदेश भी बिल्कुल पूरी अफसरशाही में गया है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की, और प्रशासनिक बदलाव की बात करेंगे। 1993 बैच में एक अधिकारी फायदे में रहे तो दूसरे को नुकसान हुआ। यहाँ बात करें इसी बैच के सीनियर अधिकारी नीरज मंडलोई की, जो वीरा राणा की सेवानिवृत्ति के बाद एसीएस पद पर पदोन्नत होकर सीएस वेतनमान पाने वाले अधिकारी होंगे। इसी क्रम में अगला नंबर इसी बैच के अनुपम राजन का था, लेकिन अनुराग जैन की मध्य प्रदेश वापसी से उन्हें एसीएस बनने अब एसीएस एसएन मिश्रा की सेवानिवृत्ति तक इंतजार करना होगा। मिश्रा जनवरी में रिटायर होंगे, जबकि अनुराग की वापसी नहीं होने पर इसी साल दिसंबर में उन्हें अवसर एसीएस बनने का मिलता। 2025 में एसीएस स्तर के 6 अधिकारी रिटायर होंगे। तो ये थोड़ा सा रवि जी हम समझना चाहेंगे कि कैसे फायदा नुकसान हो जाता है। देखिए दीपेश, जो मुख्य सचिव स्तर के जो कैडर के पद है वो तो फिक्स है, और इसी तरह एसीएस कैडर के पद भी फिक्स है। अब देखिए वीरा राणा अगर रिटायर हो रही हैं तो स्वाभाविक तौर पर एक पद सीएस लेवल का, जो सीएस वेतनमान का जो पद है वो खाली हो रहा था।
तो अब अगले अगर पदोन्नति की बारी है तो वो निश्चित तौर पर नीरज मंडलोई का नंबर है, क्योंकि 93 बैच के एक अधिकारी संजय दुबे पहले प्रमोट हो चुके हैं, अब दूसरा नंबर नीरज मंडलोई का है। और तीसरी बारी अनुपम राजन की। अनुपम राजन होते मलय श्रीवास्तव जब अभी रिटायर होने वाले नवंबर में, तब उनकी नंबर लगता। लेकिन अब अनुराग जैन की वापसी से स्वाभाविक तौर पर मुख्य सचिव वेतनमान का एक पद तो भर गया। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में अब अनुपम राजन को इंतजार करना पड़ेगा अगले एसीएस के रिटायर होने। अगले एसीएस मतलब आप देखिए कि जब मिश्रा रिटायर होंगे तो स्वाभाविक तौर पर उस समय जब उनका नंबर लगेगा, तो ऐसी स्थिति में उनको 2 महीने और इंतजार करना है। 2 महीने वो मानकर चलिए कि जूनियर हो गए अपने बैच के बाकी 2 अधिकारियों से। तो ये एक मतलब होता है। अब अगर नीरज मंडलोई की बात करें तो नीरज मंडलोई देखिए, आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए भगवत राव मंडलोई, जी 2 बार मुख्यमंत्री बने, उससे पहले मंत्री भी रहे वो। उनके पोते हैं नीरज मंडलोई। और नीरज मंडलोई के पिता भी जो है वो विनोद मंडलोई 1974 बैच के मध्य प्रदेश के आईएएस रहे हैं। अच्छा। तो यानी आप सोचिए कि तीसरी पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सेवा कर रही है, तो वो नीरज मंडलोई है जिनको ये एसीएस बनने का अवसर संभवतः निश्चित तौर पर। अब चूंकि बीरा राणा 30 सितंबर को रिटायर हो ही रही है, तो जल्दी है उनका जो पदोन्नति का आदेश निकलने जा रहा है। तो देखिए मयंक जी, शासकीय सेवाओं में एक एक दिन का बड़ा महत्व होता है, कब कौन रिटायर हो रहा है उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। एफवर्ट की स्थिति हो जाती है कि यदि ऐसा होता है तो शायद ऐसा हो जाता है, और यही कुछ हाल हम देख रहे हैं एसीएस बनने और ना बनने की कवायद को लेकर। तो अब जब उनका जो आदेश है वो जल्द निकल जाना चाहिए था, अब कम से कम 2 महीने का इंतजार होगा। और इस 2 महीने की कवायद तो कम से कम ये तो कहलाएंगे कि ये जो बराबरी के बैच के अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी जूनियर सीनियर का एक लहजा होता है, वो निश्चित तौर से देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। सुशासन और जंगल राज अर्थ के लिहाज से दोनों विलोम शब्द हैं। सरकार का जोर सुशासन पर है और वन विभाग जंगल राज की मानसिकता से बाहर नहीं आना चाहता। भोपाल के समीपस्थ रातापानी टाइगर रिजर्व के लिए 3 माह तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होना इसकी ताज़ा बानगी है। केंद्र अनुमति देने के साथ ही विभाग को इस काम के लिए लगातार पत्र लिखता रहा, लेकिन विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सीएम मोहन यादव ने तलब किया था, उन्हें भी गुमराह करने का जतन हुआ। आखिरकार सीएम को कहना पड़ा, याद रखना बहानेबाजी सुनने का मैं आदी नहीं हूं। सीएम के सख्त रुख के बाद विभाग में हड़कंप है और माना जा रहा है कि रातापानी अब जल्द ही टाइगर रिजर्व के तौर पर अधिसूचित हो जाएगा। तो रवि जी, समझना चाहेंगे कि आखिर ये पेंच कहां फंस रहा था कि सीएम को इस तलखंदाज में अपनी बात कहनी पड़ी? अब देखिए दीपेश, दरअसल क्या है कि जो वन विभाग के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली तो वाकई बहुत विचित्र है। कई बार कई ऐसे प्रसंग आते, कई ऐसे मामले सामने आते जब बड़ी हैरत होती है। अब आप रातापानी सेंचुरी के बारे में ही देख लीजिए। राजधानी से 35 किलोमीटर दूर ये सेंचुरी है और करीब 90 से ज़्यादा टाइगर वहाँ हो चुके हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि NTPC जो है वो 2008 में इसकी अनुमति दे चुका है, सैद्धांतिक सहमति दे चुका है 2008। आप सोचिए कि 2024 आपने अभी 16 साल से तो यानी, और 3 महीने पहले मुख्यमंत्री ने भी इसकी सहमति दे दी कि इसका गठन किया जाए, लेकिन 11 जून को सहमति मिल गई राज्य सरकार की। उसके बाद अभी तक केवल नोटिफिकेशन जारी होना है और कुछ नहीं है, वो भी जारी नहीं हुआ। और अब जब अभी 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री ने इस बारे में बैठक की, बातचीत की और पूछताछ की, तो फिर एक बार उन्हें बहानेबाजी शुरू हुई। तो फिर मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि देखिए भाई, याद रखना मैं बहानेबाजी सुनने का आदी नहीं हूँ। मतलब कड़ा एक तरीके से रुख मुख्यमंत्री ने अपनाया। अब उम्मीद की जा रही कि जल्दी जो है ये नोटिफिकेशन जारी होगा और टाइगर रातापानी भी टाइगर सेंचुरी बन जाएगा। यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो अधिकारियों की अड़ंगा लगाने की जो एक मानसिकता होती है, वो ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, केंद्र सरकार के यानी केंद्रीय वन मंत्रालय लगातार इस बारे में पत्र लिखते रहा विभाग के अधिकारियों को कि भाई हमने आपको अनुमति दे दी, आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। इसके लिए तो प्रयास उल्टा वन विभाग को करना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश के जो वन अधिकारी है वो किस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन जारी करने में जो है वो इतना विलम्ब और पत्रों को, केंद्र के पत्रकों को दबाए बैठे रहे। और मुख्यमंत्री को फिर फटकार लगानी पड़ी, अब जाकर कहीं अगर वो नोटिफिकेशन निकलता भी है
तो इससे अधिकारियों की एक कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं कि किस बिल्कुल। तरह के अधिकारी हैं जो ये काम करते हैं। जी मयंक जी, क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? आप मतलब ये तो वाकई हैरानी में डालने वाला मामला है। वैसे ही वन विभाग अपनी कार्यशैली को लेकर अक्सर विवादों में रहता ही है। बिल्कुल, देखिए रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पूरा जुड़ा मामला है और मध्य प्रदेश लगातार जो है इस तरीके के नेचर पर्यटन पर बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे निर्णय लेता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि ये घोषित करने में या नोटिफिकेशन जारी करने में क्या दिक्कत हो जी। रही है, ये बड़ा जो है विचारणीय पहलू है। और निश्चित तौर से वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं या जो जिम्मेदार हैं, उनको इस दिशा में सोचना चाहिए कि जब केंद्र सरकार कह रही है कि आप नोटिफिकेशन निकालिए, तो फिर आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रहे? तो क्या अधिकारियों की कुछ साठगांठ है? क्या फिर अधिकारी नहीं चाहते हैं, मुख्यमंत्री को गुमराह करना चाहते हैं? और गुमराह करने की वजह क्या है? इन सब चीज़ों को शायद मुख्यमंत्री के कान तक पहुंच गई हैं सारी चीज़ें, इसलिए उन्होंने बैठक में साफ तौर से निर्देश दिया कि गुमराह मत कीजिए, जो कहा जाए वो कीजिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ एक पहलू है। और यदि वो टाइगर रिजर्व हो जाता है तो निश्चित तौर से एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम खासतौर अगर पर 90 से ज्यादा, राजधानी के आसपास बिल्कुल के राजधानी के आसपास देखिए लोगों को घूमने की सुविधा होगी। घूमते तो अभी भी जाते हैं, लेकिन वो पर्यटन की दृष्टि से जी, एक जी। वाइल्ड वाइड चीज हो जाती है। अभी मध्य प्रदेश में देखिए अगर टाइगर रिजर्व है तो उसका भी नाम जुड़ जाएगा। तो ऐसे में दिक्कत पता नहीं वन विभाग के अधिकारियों को क्या हो रही क्या नहीं हो रही है। अब अभी जी ये कुछ तो कहना देखिए नहीं, कह सकते हैं। दीपेश मयंक जी, मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो निजी स्वार्थ है हाँ, वो भी कोई एक लॉबी बड़ा काम कर कारण रही है। होगी। क्योंकि देखिए आप टाइगर रिजर्व घोषित हो जाएगा, संरक्षित क्षेत्र घोषित हो जाएगा, तो फिर उस सीमा में आप अनुमति नहीं दे पाएंगे। हाँ। वो तमाम चीजें फिर बिल्कुल। आपको बार बार केंद्र का रुख अपनाना पड़ेगा। तो वो जो एक अभी जो चलता है ना कि भाई जंगल में है तो फिर अपना राज है, फिर वो कहीं ना कहीं उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो अधिकारी सोचते हैं कि जितना दिन टल जाए उतना बेहतर है। ये कारण हो सकता है। ये फिर हाँ, फिर सारी कहीं ना अनुमतियां फिर केंद्र के हवाले हाँ, हो फिर जाएंगी वो ना, भी तो है। फिर इसलिए संरक्षित क्षेत्र हो दिक्कत गया, है। वाइल्ड लाइफ, आप नेशनल उसमें आ गए, हम्म, तो फिर आपके हाथ से वो चीजें निकल गई जो अभी तक आप उसका दोहन करते रहे। तो बिल्कुल। वो मुझे लगता है कि उसको भी एक बड़ी मानसिकता है, वो भी कहीं स्वार्थ आड़े आया है। जी जी, चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राज्य सरकार ने बीते दिनों मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ समेत तमाम दुग्ध संघों की कमान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी को सौंप दी है। शांति कायम रहे, इसके चलते इंदौर और उज्जैन की डेयरी के दौरे भी हुए। इससे पहले फैसले का विरोध करने वाले विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव गुलशन बामरा को भी चलता किया गया। बामरा मध्य प्रदेश डेयरी विभाग से भले ही हट गए, लेकिन एनडीडीबी में उनका हस्तक्षेप बतौर डायरेक्टर अब भी बना हुआ है। बोर्ड की वेबसाइट तो यही कहती है। इसमें बामरा का नाम अब भी बोर्ड संचालक और चेयरमैन मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ के तौर पर दर्ज है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जो बोर्ड महीने भर में अपनी वेबसाइट नहीं सुधार पाया, वह सांची के दिन कैसे बहुरेगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। रवि जी की हम देखते हैं ये मतलब स्थितियां रहती कि अधिकारियों की जानकारी लेने जब जाते हैं तो पता चला कि वो कहीं और पहुंच चुके, लेकिन उनकी जानकारी तो यहाँ भी क्या यही चल रहा है? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय विकास बोर्ड की जो वेबसाइट है अगर आप अभी खोलेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें अभी भी गुलशन बामरा का नाम चेयरमैन मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन के तौर पर दर्ज है, जबकि राज्य सरकार उन्हें करीब महीने भर पहले ही हटा चुकी है इस पद से। और देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है उसमें एक तो मध्य प्रदेश के अधिकारी यानी जो पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी होते हैं उनको एक रखा जाता है, डेयरी विकास बोर्ड से जो जुड़े होते हैं चेयरमैन। इनके अलावा बिहार के एक अधिकारी हैं और केंद्र के अधिकारी होते हैं। इस तरह से वो एक विकास बोर्ड बनाया हुआ है। अब सवाल ये है कि भाई आप इतना बड़े मध्य प्रदेश के दुग्ध महासंघ को सुधारने की आप जिम्मेदारी ले रहे हो, आपका पूरा अनुबंध हो गया, सब हो गया, त्रिपक्षीय समझौता हो गया, और लेकिन आप अपना अभी तक एक अधिकारी का नाम नहीं बदल पाए। अब जाहिर बात है कि जब वो डायरेक्टर बतौर डायरेक्टर उसमें एनडीडीबी में हैं, डेयरी विकास बोर्ड में हैं, तो फिर उन्हें हस्तक्षेप का मौका भी मिलेगा जो सरकार नहीं चाहती थी। इसके चलते ही तो विभाग से हटाया गया। हालांकि देखिए विभाग से हटाने की उनकी और भी वजह रही है, क्योंकि सरकार उनसे काफ़ी नाराज चल रही थी गुलशन बामरा से, क्योंकि उनने इससे पहले पिछले महीने छुट्टी के दिन में जो है एक ही दिन में 2 दिन में 2 संचालक बना डाले थे विभाग में, जबकि ऐसा होता नहीं है। यानी शनिवार को एक संचालक को प्रमोट किया गया, अगले दिन जब वो रिटायर हो गए तो दूसरे संचालक को प्रमोट कर दिया गया। तो ये इस तरह की जो कार्यशैली थी उससे सरकार कहीं ना कहीं नाराज थी। और आप देखिए जब डेयरी विकास बोर्ड के साथ बैठक हुई तो जो नए पीएस बनाए गए इस विभाग के अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं
वो भी उस बैठक में थे, तो निश्चित तौर पर एक हैरत तो होती थी कि भाई डेयरी विकास बोर्ड की बैठक है और उसमें अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी अगर बैठा है तो संकेत तो वही मिल गए थे, लेकिन बामरा शायद उसको समझ नहीं पाए और फिर भी विरोध कर बैठे और विरोध करा तो फिर जाहिर बात है कि उन्हें हटाना। जी जी, चलिए बहन जी, इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे? देखिए, सबसे अहम चीज़ है, पहले ही बात तो ये है कि लापरवाही का शुद्ध नमूना है, उदाहरण है ये कि आखिर जो एनडीडीबी का जो वेबसाइट है, आखिर उसमें ये गलतियां जो अपडेट करता है वो क्यों होती हैं कि एक अधिकारी यदि 1.5-2 महीने से ही भाई उस पद पर नहीं है तो फिर उसका नाम क्यों उस वेबसाइट में आ रहा है, यानी कि यदि कोई सर्च करेगा तो सीधे उनसे संपर्क करेगा, तो अधिकारी का तो पता ही नहीं ना, अधिकारी दूसरा है, लिखा दूसरा है। ये घोर लापरवाही है और इस पर संज्ञान, ऐसा ये पहला उदाहरण नहीं है, कई विभागों की वेबसाइट में ये जो है खामियां कमियां मिल जाएंगी। तो जो अपडेट करते हैं, जिनको जो जिम्मेदारी दी है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर भाई वो समय पर हर चीज को अपडेट तो करें। दूसरी चीज देखिए, एक और इसमें उदाहरण पेश होता है कि यदि कोई पहले से संकेत किसी अधिकारी को मिल जाते हैं किसी बैठक में और उसके बाद भी वो अपने मनमाने रवैये को अपनाता है, इख्तियार करता है, तो फिर ये चीज़ें आ जाती हैं कि उनको तो हटाया ही गया, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जो पदोन्नति की या जो रिटायरमेंट के बाद अपडेट किया अधिकारियों को, तो ऐसे में निश्चित तौर से कुछ ना कुछ तो गतिविधियां संदिग्ध होती हैं, फिर उनको हटाना एक अलग पहलू हो जाता है। लेकिन ऐसे में इन लापरवाहियों के चलते एक तीसरा संकेत ये साफ मिलता है कि अब जब जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जो आगे ले जाना है, चीज़ों को आगे लेना है, तो जब खुद ही ऐसे में उलझे हुए हैं अपने गुणा भाग में, तो फिर आगे कैसे ले जाएंगे, इस पर संशय होता है और सवाल उठता है, और यही निश्चित तौर से ये संकेत है कि भाई सवाल तो उठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.5 महीने पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 1989 बैच के आईएफएस ओपी चौधरी 30 सितंबर को रिटायर हो रहे। रिटायरमेंट से पहले उन्हें बतौर पीसीसीएफ पदोन्नत करने सरकार ने केंद्र से विशेष अनुमति ली। चौधरी पीसीसीएफ भी हो गए, लेकिन रिटायरमेंट से 4 दिन पहले उनका तबादला वन बल प्रमुख से विभाग की आयोजन शाखा में कर दिया गया। अब उनकी जगह लघु वनोपज संघ में पदस्थ मनोज अग्रवाल को पदस्थ किया गया। आमतौर पर जाते हुए को छेड़ने की परंपरा प्रशासनिक हलकों में नहीं रही, लेकिन चौधरी के मामले में दिखाई गई जल्दबाजी को वन अफसरों की जोड़कर जो है देखा जा रहा है। तो रवि जी, ये वाकई हैरानी कि 4 दिन बच्चे तबादले के लिए आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दिखे दीपेश, हालांकि जो रिटायर होने वाले अधिकारी होते हैं, बल्कि साल 6-6 महीने पहले उनका तबादला नहीं किया जाता है, क्योंकि एक तरीके से मानवीय पहलू होता है कि भाई संबंधित व्यक्ति अब रिटायर होने ही वाला, उसको क्या तबादला किया जाए। लेकिन यहाँ तो देखिए 7 दिन पहले पदोन्नति हुई और तीसरे दिन भागे उनका तबादला कर दिया गया। मैंने उन्हें आयोजना शाखा में डाल दिया कि ठीक है, अब तुम जा ही रहो भैया, आयोजना शाखा में रह लो 4 दिन। तो ये दिखाता है, ये जोड़ तोड़ वाला मामला, क्योंकि जो इस पद पर आना चाहे, जो उनकी जगह आना चाहते थे, वन बल के हेड बनना चाहते थे मनोज अग्रवाल, निश्चित तौर पर उन्होंने कहीं अपना दाव पैच लगाया होगा और जोड़ तोड़ करके, चूंकि बड़ी प्रशासनिक सर्जरी अभी राज्य सरकार ने की है, 38 IAFS के तबादले किए, तो हो सकता है कि संबंधित को लगा होगा कि अगर नए सिरे से आदेश निकलवाने में फिर हो सकता है इतनी मशक्कत करना पड़े, तो क्यों ना इस सर्जरी के दौरान ही अपना भी काम बना लिया जाए। तो उसके चलते चौधरी जी तो चूंकि अब रिटायर हो ही रहे हैं, तो हो सकता है वो बुरा भी ना माने। चलिए मयंक जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ये व्यवस्था पर? देखिए, 7 दिन पहले किसी का यदि पदोन्नति होती है या फिर उनको मनमाफिक जगह मिलती है, उसके बाद 3 दिन 4 दिन बचते हैं और ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये तो मध्य प्रदेश का वन अमला ही है, जो कुछ भी करे वो ठीक है। लेकिन ऐसी वानगी कई देखने को मिली हैं। कभी कभी तो हमें आदेश में ये भी दिख जाता है, जो विभागीय आदेश निकलते हैं, चाहे फिर वो वन विभाग के हों या नगरीय प्रशासन विभाग के मृतकों के भी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये भी एक वानगी रहती है। लेकिन ये लापरवाहियाँ किसकी हैं? जो जिम्मेदार हैं उनकी। लेकिन ये तो IFS से जुड़ा मामला है भाई, कर्मचारियों से जुड़ा मामला, तो चलिए हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो, लेकिन IFS के सीनियर अधिकारी, सबको पता होगा कि भाई इनका 4 दिन बाद जो है पूरा रिटायरमेंट ही होना है, तो उसमें थोड़ा सा गुंजाइश छोड़ दो। लेकिन अब जोड़ तोड़ तो निश्चित तौर से इसमें दिखाई साफ ही दे रही है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी। तो जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं है, ये बिल्कुल गुणा भाग करके ही लिया गया निर्णय है, या फिर इसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं अधिकारियों का। बिल्कुल। चलिए एक आखिरी खबर की बात करते, परिवहन विभाग कैसे काम करता है। आरटीओ में लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन जैसे काम के लिए वक्त रहते टेंडर जारी नहीं करना इसकी बानगी है। विभाग ने हाल ही में बिना टेंडर बुलाए रोजमार्टा कंपनी को ठेका देने की नस्ती
सीएस यानी मुख्य सचिव कार्यालय को भेजी, लेकिन सीएस वीरा राणा ने विभागीय अफसरों से नई कंपनी को काम देने, नियमों के पालन और पुरानी कंपनी से वसूली के बारे में पूछताछ की तो अफसर चुप्पी साध गए। इसके बाद सीएस ने नस्ती बैरंग लौटा दी। विभागीय अधिकारी अब मौजूदा कंपनी स्मार्ट चिप की ही आगे काम करवाने के लिए मान मनोबल कर रहे हैं। स्मार्ट चिप से वसूली हुई, न वो आगे काम करने को राजी। जाहिर इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो रवि जी, यहाँ पर ये क्यों इतने दिक्कतें पेश आ रही हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल जैसे वन विभाग की महिमा है, ऐसे ही परिवहन विभाग भी अपने आप में बड़ा अनोखी कार्यशैली है। अब आप देखिए कि स्मार्ट चिप कंपनी जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के काम करती है, क्योंकि परिवहन विभाग के पास तो इतना अमला है नहीं जी जी, तो ठेका दे रखा है, तो जाहिर बात है वो कंपनी कम से कम साल भर से कह रही कि भाई हम काम छोड़ना है, आप बंद करिए। और अब उसने अल्टीमेटम दे दिया कि हम तो 1 अक्टूबर से काम करेंगे ही नहीं। अच्छा। अब ऐसे में जब अधिकारियों के हाथ पैर फूले तो वो एक नया प्रस्ताव बनाकर ले गए कि भाई रोजमार्टा कंपनी को दे देते ठेका। अब नियम कायदे से काम होता है, आपने टेंडर निकाले नहीं। सीएस ने जब यही पूछा कि क्या इनके टेंडर निकले क्या, तो वो अधिकारी चुप्पी साध गए। अच्छा। और बाद में ये भी एक और जानकारी आई है दीपेश की, देखिए ये रोजमार्टा कंपनी वही है जो पहले एक जो नंबर प्लेट बनाने के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया था, कोई लिंक कंपनी है, ये उसी की कंसर्न कंपनी है, एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है। तो वो मालूम चला कि वो पहले से ब्लैक लिस्टेड, अब एक और ब्लैक लिस्टेड को आप लाने की तैयारी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके से अधिकारी काम करते हैं, यानी बिल्कुल एक निजी दुकान की तरह चलाना चाहते हैं विभाग को। और अब चूंकि अब जाहिर बात है कि किसी कंपनी के पास ठेका है नहीं और पुरानी कंपनी ने काम नहीं किया है, तो उससे वसूली भी होना है, तो वो भी वसूली भी पेंडिंग है। अब देखते हैं कि अक्टूबर से काम काज कैसे चलता है परिवहन विभाग में, क्योंकि अब अगर इतना अमला ही नहीं है तो जाहिर बात है कि फिर वो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के जो काम है वो तो प्रभावित होंगे। तो महेंद्र जी, ये भी बड़ा हैरानी में है कि भाई जो स्मार्ट चिप कंपनी है, आखिर वो क्यों यहाँ पर काम ही नहीं करना चाहती, तैयार ही नहीं है? एक तो ये भी नहीं लगता आपको कि बड़ा संदेहास्पद मामला, क्योंकि कई लोग तो टेंडर पाने के लिए ही बड़ी मशक्कत करते हैं। देखिए, जो काम करता है परिवहन विभाग में, या तो कुछ ऐसा होता है कि वो काम छोड़ना नहीं चाहता, यदि छोड़ना चाहता है तो फिर उसके भी कई कारण होंगे, क्योंकि परिवहन विभाग वन विभाग जैसा ही बिल्कुल डरने वाला विभाग माना जाता है और परिवहन विभाग में कुछ भी संभव हो जाता है। तो ऐसे में यदि स्मार्ट चिप कंपनी छोड़ना चाहती है काम, उसकी कई मजबूरियां होंगी, कई खामियां होंगी और कुछ गुडविल ना बन पा रही हो। भाई परिवहन विभाग में तो ऐसा होता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब कौन सा नियम लागू हो जाए, कब किसको लाइसेंस मिल जाए, कब पता चला कि जिसने कभी गाड़ी ना चलाई हो उसको भी लाइसेंस जारी हो जाते हैं। ऐसे भी उदाहरण हमने देखे। तो लेकिन फिर भी ये जो ढर्रे वाला काम है, अधिकारियों का साफ तौर से परिलक्षित होता है कि आप एक जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसकी सबऑर्डिनेट कंपनी को आप ले जाके बिना टेंडर प्रक्रिया का पालन किए, भाई टेंडर तो निकालिए। हो सकता हो कि मध्य प्रदेश में दूसरी कोई कंपनी काम करना चाहे, क्योंकि इतने राज्यों में कोई ना कोई कंपनियां काम कर रही होंगी, या कैसे जो परिवहन विभाग का जो अमला है वो कैसे काम कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कंपनियां ना हुई तो फिर क्या करेंगे ये लोग, फिर क्या कंपनियों के भरोसे रहेंगे? तो कुछ नया डेवलपमेंट भी देखना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। हालांकि मुख्य सचिव ने तो इसको संज्ञान में लिया और वापस भेज दी फाइल। अब देखिए महेंद्र जी, सीधा सीएस के पास पहुंच गए कि आप तो दस्तखत कर दीजिए, अब काम कर देते। मतलब आप साहस देखिए कि बिना टेंडर के, बिना नियम कायदों के आप सीधा मुख्य सचिव के पास जा रहे हैं कि भाई आप इसको पास कर दीजिए। तो परिवहन विभाग देखिए माल वाला विभाग। अब अगर मुख्य सचिव सतर्क ना हो तो फिर तो भगवान मालिक है इस तरह के अफसरों। और ऐसे मामलों फिर सरकार की किरकिरी होती है सीधे सीधे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, शुक्रिया महेंद्र जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राजकाज की बात में आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे मंत्रालय से जुड़ी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।